हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला क्वेश्चन वो आपके सामने है। और दोस्तों पहले इन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है ना। तो पहला क्वेश्चन आज का है, आपके एक तरफ केस वाद दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके निर्णय दिए गए हैं और आपको ये बताना है कौन से केस में कौन सा निर्णय दिया गया था। आपके सामने 3 केस दिए गए हैं और आपको ये बताना है किस केस में क्या बोला गया था। जो पहला कथन है आपका, जो शंकरी प्रसाद वाद था जो 1951 में आया था, उसने संसद के किसी भी मूल अधिकार को न्यून करने का कर शक्ति की बात कही थी। जो शंकरी प्रसाद वाद था 1951 में आया था, उसने बोला था जो संसद को ये अधिकार है कि जो संविधान के जो भारतीय लोगों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो किसी भी अधिकार को कम कर सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन आपका केशवानंद भारती वाद है जो 1973 में आया था। ये आपके मूल ढांचे से संबंधित है और इसके सामने ये दे रहा है कि मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति। तो ये दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, ये मूल ढांचे से संबंधित है। और उसने बोला था निश्चित कि जो अनुच्छेद 368 है ये मूल ढांचे में परिवर्तन की शक्ति नहीं देता है। इसने बोला जो संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या होगा, सही हो जाता है। तीसरा कथन आपके नरवा मिल्स से संबंधित है, नरवा मिल्स वाद से संबंधित है और ये जो आपके 1980 में आया था 1980 में। और इसने बोला था कि जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के जो मध्य जो है वो आपस में संतुलन की बात कही थी। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। और इसने बोला था कि संसद की संविधान संशोधन की अपरिवर्तनीय शक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था। और इसने कहा था कि जो न्यायिक समीक्षा है वो संविधान का मूल ढांचे का ही भाग है ना। इसने बोला था जो न्यायिक समीक्षा होती है वो संविधान के मूल ढांचे का क्या है, एक भाग है। और इसके अलावा भी 1967 यानी 1967 में एक गोलकनाथवाद केस आया था। उसने निर्णय दिया था कि संसद को ना तो मूल अधिकारों को कम करने का अधिकार है और ना ही इसको छीनने का अधिकार है। ना इसको कम कर सकती है और ना इसको छीन सकती है। तो ये किसने बोला था, गोलकनाथवाद 1967 यानी 1967 में। और लेकिन उसमें फिर 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन आया था उसमें इसको संशोधन किया गया था इसमें। और इसने बोला कि मूल अधिकार को संसद मूल अधिकार को छीन भी सकती है और कम भी कर सकती है। यानी जो 1967 का जो निर्णय था उसको बिल्कुल उलट दिया था इसने, जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1971 में। तो इस हिसाब से आपका डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 2 कथन दिए गए और आप ये बताना इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है जो आपके सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने वाली विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में नियत है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हमारी संसद है, जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं, इनके जो मूल अधिकार है उनको अगर कम करना है और उसके जो संबंध से अगर कुछ निर्णय लेने हैं तो ये सिर्फ आपके जो संसद है उसको ये अधिकार दिए गए हैं। तो इस हिसाब से आपका पहला कथन क्या ज़्यादा सही हो जाता है। और संसद किस अनुच्छेद के तहत इसको ये अधिकार दिए गए, तो अनुच्छेद जो 35 है इसके तहत इनको ये अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। तो ये कथन आपका गलत है। जो मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम के संबंध में जो विधि निर्माण की जो शक्ति दी गई है वो केवल आपके संसद को दी गई है, ना कि आपके राज्य विधानमंडल को। इस वजह से ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपका पहले क्वेश्चन पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो आपका ये आपका सही आंसर हो जाता है ना। और जो मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपके अनुच्छेद 23 है। और जो अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 17 है। और केवल संसद को मूल अधिकारों के तहत अपराध घोषित किए गए कृत्यों हेतु दंडित करने के लिए विधि निर्माण की का ही अधिकार है, ना कि आपके विधानमंडल को। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना इसमें कौन सा कथन सही है। ये आपके ये बोल रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान द्वारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के तहत प्रत्याभूत किया गया है। पहला कथन देखते हैं। ये कह रहा है कि पहला कथन है, अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। जो हमारे संविधान जो अनुच्छेद 30 के अनुसार किसी को भी अपनी रुचि और शिक्षा संस्थान की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार देता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो अनुच्छेद 29 है उस अनुच्छेद 29 के तहत आप भारत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार आपको मिलता है। तो ये दूसरा कथन भी क्या है आपका सही है। तीसरा कथन कह रहा है, बच्चों को अपनी भाषा और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 30 के अनुसार बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। और जो अनुच्छेद 29 में धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों के संरक्षण को प्रदान किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 29 में। तो इस हिसाब से आपका पहला, दूसरा तीनों कथन सही है। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो भारत का जो संविधान है इसको निम्नलिखित में से किसके हेतु आपात की उद्घोषणा का वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। ये कह रहा है जो आपात शब्द है इसको किसके आधार पर इसका प्रयोग किया गया है। तो पहला कथन है केवल राष्ट्रीय आपात, केवल राष्ट्रपति शासन, केवल वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। और आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है। तो जो इसका जो सही आंसर हुआ आपका केवल आपका राष्ट्रीय आपात के समय आपात शब्द का उद्घोषणा का वाक्यांश का प्रयोग कर सकते हैं कि जो अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात का लगता है, जैसे जब कभी केवल जब युद्ध का संकट हो या भारी आक्रमण का संकट हो या सशस्त्र विद्रोह, इस आधार पर आपात का जो लगाया जाता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं ना। और ये आपात शब्द उस समय आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और जहाँ जो राष्ट्रपति शासन लगता है और आप इसमें आप राष्ट्रीय आपात शब्द यूज नहीं करते, इसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और जो तीसरा कथन है आपके वित्तीय आपातकाल से, ये आपके इसको वित्तीय संकट के आधार पर लग जाता है जो आपके अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। तो इसको भी हम इसके आगे हम आपात के आगे हम वित्तीय शब्द लगा देते हैं, इस वजह से ये कथन भी आपका निकल जाता है ना। तो इस वजह से आपका केवल ए आपका सही आंसर है। और जो अनुच्छेद 356 है इसके आधार पर जो लगता है उसको तो आप राष्ट्रपति शासन बोलते हैं और इसके अलावा उसको राज्यपाल शासन भी कहते हैं ना। इसको दो नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये कह रहा है कि उद्देश्य में निम्नलिखित में कौन सा पद इस धारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि भारत के लोगों को एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये कह रहा है जो हम भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें से जो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको ये बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब ये निकलता है कि जो भारत के लोग हैं वो एक परिवार के सदस्य हैं, है ना। तो पहला देखते हैं समता, नहीं ये भी नहीं है। अखंडता शब्द है इसको 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। समानता भी नहीं है। बंधुत्व का अर्थ होता है आपका भाईचारा, है ना। और ये आपको एक नागरिकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। तो इस हिसाब से जो उद्देश्य का शब्द है जिसमें एक परिवार की फीलिंग आती है, भाईचारे की फीलिंग आती है, वो आपके बंधुत्व शब्द से ही आती है, क्योंकि बंधुत्व का ही मतलब होता है भाईचारा, है ना। तो इस हिसाब से आपका डी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से इसको आगे भी जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।